अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआ में याद रखते होंगे। अब हम जो नावल रीड कर रहे हैं वो है दासी ढोलन यार दी। आज इसके एपिसोड नंबर 5 रीड होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। आप लोग लाजमी सुने, आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आता है तो कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। इतना सा ही तो मांगती हूँ, कौन सा कुछ ज़्यादा मांग लेती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एपिसोड जल्दी से। सर पर सुर्ख शिफॉन का दुपट्टा, कांधों से लिपटी स्याह चादर, तीखे नैन नकूश, सलोनी सी रंगत, सांचे में ढला वजूद, सभी हैरत से उसे तकने लगे। हैरत उसके यहाँ आने पर कम थी, टीपू के साथ आने पर ज्यादा थी। अम्मा, मेरी दुल्हन गुल, टीपू के शर्माते हुए कहने पर दस्तरखान पर हलचल मच गई। आ आ आ हलीमा सहन में पंजों के बल बैठी फर्श पर बैठी थी। रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर चिड़ियों को डाल रही थी। उसके सामने मिट्टी के प्याले में पानी में भीगे रात की बासी रोटियों के टुकड़े थे और ढेर सारे थे। रोज ही रात को थोड़ी बहुत रोटी बचती और वो पानी में भिगो के रख देती। सुबह जागने के बाद सबसे पहला काम उसका यही होता कि वो ये रोटी चिड़ियों को नाश्ते के लिए पेश करती। आज प्याला बाहर तक उबल रहा था, जैसे सारी की सारी रोटियां बच रही हों, और ये सच भी था। ऐन खाने के वक्त टीपू ने जो धमाका किया, उसके बाद किसके हलक से नवाला उतरना था। सबने जो एक एक दो दो नवाले लिए थे, बाकी की रोटी सालिम की सालिम हलीमा ने सबके आगे से उठाई और प्याले में भर ली थी। आ आ आ वो चिड़ियों को बुलाने के लिए मखसूस अंदाज में पुकार भी रही थी, मगर वो थी कि आके ही ना दे रही थी। आती, भरे प्याले को देखती और फुर से उड़ जाती। शायद इतना ऊपर तक भरा प्याला इन्हें ओपरा ओपरा सा लग रहा था, या फिर शायद उनकी नजरी सैर हो रही थी उसे देख देख के। मैं कहती हूँ दफा हो जा। अंदर से जन्नत बेगम के धुतकारने की आवाज आई। बस कर अम्मा। टीपू न जाने किस बर्ते पर शेर हुआ जा रहा था। ए गलते सुन, खुर्शीद का पुचकारना। मैं तो पहले ही कहती थी। जहां आरा बेगम की पेशगोइयां दोहराना, बीच बीच में हल्की सी सिसकियों का उभरना। हलीमा ने कोस से गर्दन फेर के अंदर गोल कमरे की जानिब देखा, जिसके बंद दरवाजे के पार से ये आवाजें उभर रही थी। कितना शोर है। बेचारी चिड़ियां डर के मारे आ भी नहीं रही। उसने सर झटका और अपनी संगी सखियों को बुलाने के लिए एक और कोशिश की। आ आ आ हाय बैरिस्टर साहब, मुझे अकेला ही इतना सब कुछ देखने के लिए छोड़ गए। वो हिल हिल के फरियादें करती रो रही थीं। जहां आरा बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो उठा तो बड़बड़ा के रह गईं। हाँ, काहे को छोड़ गए अकेला? ले ही गए होते अपने संग। फिर सगीर अहमद के तंबीहन घूरने पर कोस से कहने लगी। ए बस भी करो जन्नत, रात से वावेला मचा रखा है। बस तो तुम करो भाभी, मैं जानूं और मेरी औलाद जाने तुम्हारा क्या हक बनता है मेरे मामले में भड़ भड़ के फैसले देने का। ये लो, मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे मामले में बोलूं? अंगारों में हाथ देने वाली बात हो गई गोया। अच्छा, तो जब मैं रात को ही उस कलमुही को दफान कर रही थी तो काहे को उसे घुसाया? जवान जहान लड़की, खूबसूरत गहने लत्ते पहने हुए, आधी रात को कहाँ ख्वार होती बेचारी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ वो खाए जिसने मेरे भोले वाले बच्चे को वर्गलाया। वो फिर फुपक के रो दी, मगर जहाँ आरा का दिल पहले कभी पसीजा था उनके आंसुओं पे, जो अब नरम पड़ता। ओहो भोला भाला, वो अगवा करके नहीं ले गई तुम्हारे भोले भाले को। सूरत मोमना, करतूत काफरा, उसे भगा के लाया है। जैसे भी आई, आखिर हमारे घर पे आई थी। खानदानी शुरफा में से हैं हम, कैसे निकाल देती उसे। इज्जत वालों को सिर्फ इज्जत का नहीं, सबकी इज्जत का ख्याल होता है। वो सब इस वक्त गोल कमरे में रात भर की जागी मुतहरम आंखें और गुबार से लिए दिल बैठे थे। कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? खुर्शीद कब तक चुप रहती भला? वो तो ऐसे ही ऊँग गई थी। इतनी इज्जत वाली होती वो तो आधी रात को माँ प्यो के घर से जेवर चुरा के भागती। मेरा मुंह मत खुलवाओ खुर्शीद, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस घर में इससे पहले कौन कौन चोर दरवाजों से आ चुका है। खुर्शीद तलमिला के रह गई। एक वही थी आज से सालों पहले जिसको ऐसी ही एक हवस भरी रात में बैरिस्टर साहब ने काले बुरके में लपेट के घर भर के सामने ला कर रख दिया था। देख रही हो आपा? उसने जन्नत बेगम से कुमक चाही। देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। उन्होंने खश्मगी नजर आराम कुर्सी पर झूलते टीपू पर डाली और जरा आगे बढ़ के उसके पहलू में एक धमोका जड़ा। झूले झूलने में मगन वो बुरी तरह बिलबुला उठा। सब इस नाइंजार की वजह से हो रहा है। 22 सालों में कौन सा दुख नहीं दिया इस नामुराद ने, बस ये कसर बाकी रहती थी। बस करो अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसने पहलू से हिलाते हुए होंठ लटका कर कहा। अच्छा, तो कौन से सवाब कमाए हैं? किसी गरीब की इज्जत उछाल के? जहारा ने किलस कर दरियाफ्त किया। मैंने प्यार किया है ताई अम्मा। टीपू के लंबूतरे जड़ चेहरे पर एकाएक ही रंग उतर आए, मगर बजाय उसे निखार देने के मजीद मुज़हका खेज बना गए। और ताई अम्मा, प्यार गुनाह नहीं होता। जहारा ने हैरत के मारे मुंह पर हाथ रख लिया। खुर्शीद निसार होकर बलाएं लेने लगी। सदके जावा, क्या सोहनी गल की है। जबकि जन्नत बेगम ने तिल मिलाते हुए उसकी कमर में एक और धमोका जड़ दिया।
तौबा तौबा, हद है बेहयाई की। जहारा कानों को हाथ लगाने लगी। जरा लिहाज नहीं माँ का, ना बहनोई का, और ना। अचानक चौंक कर उन्होंने परले कोने में बैठी नरमीन को देखा, जो रिसाले की ओर में अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो निकलो। नरमीन ने फौरन हुक्म की तामील की। मामू की बात सुनकर वैसे ही पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। अकेले में जाके खूब मजे ले लेकर खुल के हंसने को जी चाह रहा था, और फिर उसे देखने की भी चाह थी, जिसकी सिर्फ एक हल्की सी झलक दिखी थी। किचन से रोटी लाते लाते और फिर जन्नत बेगम के गजब से बचाने के लिए जहां आरा ने उसे अंदर किसी कमरे में बंद कर दिया था। जवान बच्ची वाला घर और ऐसी बेहयाई के मुजाहिरे वो अब तक कुल्ले पीट रही थी। बस मैंने कह दिया, निकाल बाहर करो इस हराफा को, बल्कि मैं खुद जाती हूँ। उखाड़ के ना बाहर निकाला तो जन्नत बेगम नाम नहीं। उन्हें उठते देख टीपू शेर हुआ। अम्मा, वो बीवी है मेरी, निकाह पढ़ाया है मैंने उसके साथ। वाह मियाँ, जहाँ आरा ने जमाने भर का तंज चेहरे पर सजाकर और लहजे में भर के उसे घूरा। अलिफ बे का कायदा तो तुमसे पढ़ा ना गया, निकाह पढ़वाने की अकल कहाँ से आ गई? प्यार सब कुछ सिखा देता है ताई अम्मा। टीपू की जानिब से एक बार फिर शर्माते हुए काबिलियत झाड़ी गई। ला हौला वला, जहाँ आरा ने मुंह खेड़ा। तेरे प्यार की तो मैं। जन्नत बेगम ने चप्पल उठाई। बस कीजिए। अब तक खामोशी से किसी फिक्र में डूबे सगीर अहमद ने खड़े होकर ऐलान किया, बहुत हो गया। कब से मैं ये बेकार की बहस सुन रहा हूँ। कोई कुछ ना कहेगा ना करेगा। पहले उस लड़की से, क्या नाम है उसका? गुल। टीपू ने झट बताया। प्यारा नाम है भाई मियाँ, इससे बात करना होगी। सगीर अहमद ने टीपू का इश्तियाक भरा इस्तफसार नजरअंदाज करते हुए अपनी कही। कैसी गुल, कैसी बात? भगोड़ी की कोई जगह नहीं हमारे खानदान में, है ना आपा? खुर्शीद ने जन्नत की दिलजोई की खातिर कहा, हालांकि वो टीपू की मुल्तजाना नजरों से भी खाइफ हो रही थी। छोटी अम्मा, अगर वाकई ये निकाह हुआ है तो वो अब हमारे खानदान का हिस्सा है और इस घर की इज्जत। जहां आरा ने इजाफा किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब आएंगे मजे। टीपू तालियां बजाने लगा। बके जा रहा है, बके जा रहा है। जन्नत बेगम ने कब से हाथ में पकड़ी चप्पल आखिर दे ही मारी। फिर दामाद से जरा सा भाव से कहा, तुम रहने दो सगीर मियाँ, मैं उस लड़की से खुद निमट लूंगी। सगीर अहमद तो चुप रहा, मगर जहां आरा को बुरा लग गया। तुम इस मामले से सगीर अहमद को कैसे अलग कर सकती हो जन्नत बेगम? उसका पूरा हक है टीपू पे और उस घर के हर मामले पे। ये मत भूलो कि मेरा सगीर अहमद इस पूरे कुंबे का सरपरस्त है। ये वो नुक्ता था जिसपे आखिर जन्नत बेगम की कभी हिम्मत ना होती थी जिठानी से बहस करने की। नरमीन दबे पांव बरामदे से गुजर रही थी। टीपू के दरवाजे के पास रुककर उसने पीछे नजर घुमा के इत्मीनान करना चाहा। बरामदा भी खाली था और सामने के राहदारी भी सुनसान पड़ी थी। बस जरा परे बरामदे की 2 सीढ़ियां छोड़ के तीसरी और आखिरी वाली सीढ़ी पे हलीमा सर ने वाड़े सहन की ईंटों पे पंजे टिकाए किसी सोच में गर्क थी। नरमीन ने बंद दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा मकफल नहीं था। उसने इत्मीनान भरी सांस ली। वो नीम तारीख कमरे में बड़े से पलंग के कोने पर टिकी बैठी थी। दिन कब का चढ़ चुका था। यूं भी गर्मियों के दिन तो बस पलक मूंदने की देर होती थी, फिर से निकल आते। मगर ये कमरा इस बड़े से हवेली नुमा मकान के इस कोने में कुछ ऐसे रुख पर बना था कि चिलचिलाती धूप और रोशनी से खासा महफूज रहता। टीपू के लिए तो इस कमरे में खास रियायत थी, जब तक जी चाहता सोया रहता। दिन के 11 बजे भी यहाँ झटपटे का समा होता। वाहिद खिड़की जो पिछली जानिब खुलती थी, न घर के उकबी सहन में थी, न दाखिली दालान में, बल्कि दाएं जाने वाली छोटी सी गली में खुलती थी, जो सहन और बागीचे को आपस में मिलाती थी। ये गली खोदरो झाड़ियों से तो अटी ही हुई थी। इसके अलावा 8 फीट लंबी दीवार भी उसकी हदबंदी कर रही थी। और सबसे भड़के ऐन खिड़की के ऊपर साया किए हुए बड़ा सा जामुन का पेड़, जिसने कई साल पहले फल देना बंद कर दिया था, अलबत्ता साया खूब देता था। गुल को यहाँ कुछ घंटे कबल बाकायदा धकेल कर बंद किया गया था और उसने इस हुस्ने सलूक पे बजाय रंजीदा होने के खुदा का शुक्र अदा किया था, वरना वो जन्नत बेगम तो उसे चीड़ फाड़ने को तैयार थी। अंदर आने के बावजूद गर्मी के उसने पंखा तक नहीं चलाया था, न चादर उतारी थी। पंखा इसलिए नहीं चलाया था कि बाहर से आती आवाज़ों से कुछ अंदाज़ा लगाती रहे कि उसके बारे में क्या फैसला हो रहा है, और चादर इसीलिए अब तक लपेट रखी थी कि कौन जाने कब निकलने का हुक्म दे दे। अपनी पोटली गोद में रखे बेड के कोने पर टिकी वो मुंतजिर नज़र बार बार उस दरवाजे पर डाल रही थी, फिर गोद में रखे हाथों पर डाल के बैठ जाती। पता नहीं क्या होगा अब। इतना बड़ा जुआ खेल तो लिया, पता नहीं क्या नतीजा निकले, हार या जीत। इसी वक्त दरवाजा हल्का सा खुला। रोशनी की एक बारीक सी लकीर अंदर की ठंडी ठंडी सीलन ज़दा नीम तारीकी में रास्ता बना गई। गुल ने बेताबी से सामने देखा। जरा से खुले दरवाजे से एक लड़की का सर झांकता दिखाई दिया। कमसिन, मासूम, अलहड़ और मुतजस्सिस हैरान चेहरा। गुल ने बड़े बड़े हसीन चेहरे देखे थे, मशहूर कर देने की हद तक हसीन, बहका देने वाले हसीन, मगर इतनी मासूमियत किसी और चेहरे पे नहीं देखी थी। ये मासूमियत दंग कर देने वाली थी। मुश्किल 17-18 का सन, बर्फ की सी सफ़ेदी लिए हुए और उसी सफ़ेदी में कहीं कहीं गुलाल के छींटे कितने दिलरुबा लग रहे थे। बड़ी स्याह
बड़ी स्याह बड़ी भोली सी आंखें जिनमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई इसरार पिन्हा नहीं थे, ना कोई पसंदीदगी, ना कोई भूल भुलैया। लंबी लंबी पलकों में कैद बादामी आंखें जिनमें तहय्युर और मासूमाना सा इश्तियाक झलक रहा था। नीम व गोशों वाले भरे भरे होंठ, कुछ कुछ गोलाई लिए हुए छोटी सी नाक। गुल ने एक ही नज़र में उसका भरपूर जायजा ले लिया। न जाने रात भर की थकन थी उसके चेहरे पर या अनजाने अंदेशों का हिरास जो वो अनजानी मासूम लड़की आंखों में हमदर्दी और तासुब भरे जज्बात के साथ उसे देख रही थी। गुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि जानती थी इस कोशिश में वो कितनी होंक लग रही होगी, और हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। इस दोस्ताना पेशकदमी पे बजाय उसके कि उस लड़की के होंठों पे भी मुस्कुराहट आ जाती, उल्टा वो हमदर्दी और तासुब भी गायब हो गया। वो बेहद घबराई हुई नजर आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। गुल देर तक बंद दरवाजे की जानिब खाली खाली नजरों से देखती और सोचती रही, इतनी मासूमियत, इतनी लाइल्मी, इतनी बेगानगी, काश मुझे भी नसीब हुई होती। मैंने तो आंख खुलते ही जानने का अजाब सहा है। कहाँ था मेरा बचपन, कहाँ थी मेरी मासूमियत, कहाँ था मेरा अल्हड़पन। काश मुझे भी कुछ पता ना होता इस ज़माने का, ना ज़माने की ऊंच नीच का, ना लोगों की मक्कारियों का, ना दोहरी शख्सियतों का, ना चेहरा दर चेहरा पड़े नकाबों का, ना मुताफ़न होते राजों का। काश मुझे कुछ इल्म ना होता। मैंने अपनी उम्र से बड़े अजाब अपने कंधों पर उठाए हैं। कितनी खुश नसीब है ये लड़की, इस तक आने वाले सारे अजाब अपने अपने कंधों पर खुशी खुशी लेने वाले इसके सामने डाल बनकर खड़े हैं। जब भी तो बचपन की दहलीज पार कर लेने के बाद भी इसकी आंखों से बचपन की मुलायमत रुखसत नहीं हुई। गुल ने उस अनजानी लड़की की मासूमियत से यकायक बेहद बेहिसाब हसरत महसूस किया। क्या फ़र्क था उसमें और मुझ में, सिवाय इसके कि वो वहाँ पैदा हुई जहाँ उसे रहमत समझा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम समझा गया, और मैं वहाँ पैदा हुई जहाँ मुझे सिक्के ढालने वाली टकसाल समझा गया। ये जिस चार दीवारी में रहती है वहाँ उसके हुस्न, जवानी, इज्जत और मासूमियत को बचाए रखने के लिए बहुत से पहरेदार हैं, और मैं जिस झुग्गी में परवरिश पाती रही वहाँ मुझे पैदा करने वाले हर बार मेरे कद में 1 इंच के इजाफे के साथ मेरी बोली मजीद बढ़ाने का सोचने लगते। ये तुमने ढंग की बात की मियाँ। जहांरा बेटे के साथ राहदारी में चलती बातें करती आ रही थीं। इन दोनों की तो आदत हो गई है खुदसरी की। अब भला ऐसी बातें जज्बाती होकर सुलझती हैं क्या? जो भी है, जैसी भी है, जीती जागती पूरे हाथ पैर की लड़की है। ऐसे कैसे धक्के दे दें? ना जाने अब इसके माँ बाप भी इसे कबूल करें या नहीं। एक लिहाज से उनका कहना भी ठीक है। सगीर अहमद ने संभल कर सास के मौक़िफ़ की वकालत की। ऐसी लड़की जो बगैर नताइज की परवाह किए इतना बड़ा कदम उठा ले, वो किसी अच्छे खानदान की तो नहीं हो सकती। खानदान अच्छा भी हुआ तो किरदार मशकूक होगा, बल्कि मुझे तो उसकी दिमागी हालत पे शुबा है। कोई ऐसी हसीनो जमील लड़की मुकम्मल होशो हवास में तो इस जैसे लड़के पे फिदा नहीं हो सकती। इस बात पर जहारा ठटक के रुक गई। अजीब झटका लगा दिया तुमने तो। हाय परवरदिगार, 2 पागलों ने जिंदगी अजाब कर रखी है, अब जो ये तीसरी वाली भी मुस्तकिल गले पड़ गई तो ए मियाँ, इन दीवानों के तो बच्चे भी पगले होंगे। उन्हें अलग ही वसवसे से लाहक हो गए। हमारे आंगन में तो रेल पेल हो जाएगी बावलों की। आप भी अम्मा। सगीर अहमद ने उकताहट के साथ उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। इन्हीं सोचों में गर्क 2-3 कदम उठाने के बाद वो टीपू के कमरे के बाहर खड़ी थी। बिस्मिल्लाह करो बेटा। आप भी आए। वो कुछ हिचकिचाया। मुझे तो माफ़ रखो मियाँ, तुम्हें जो बात करनी है करो, जो फैसला लेना है लो। मैं साथ हुई तो जन्नत बेगम हर फैसले का सहरा मेरे सर बांध के बिला वजह का फसाद खड़ा करेगी, तुम्हारा थोड़ा बहुत लिहाज कर लेगी। मैं अकेला अंदर, वो मुझे जब था, कुछ मुनासिब नहीं लगता। वो तो जैसे बड़ी मुनासिब हरकत करके आई है। जहारा ने बुरा सा मुंह बनाकर दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक से ही सारी नागवारी वाज़ेह हो रही थी। चंद सेकंड के इंतजार के बाद उन्होंने दोबारा हाथ बढ़ाया, मगर फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। सामने गुल सलीके से चादर ओढ़े दुपट्टा सर पे लिए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहारा तो नाक पे उंगली रखे उसका बगौर जायजा लेने में मसरूफ थी। सगीर अहमद ने गड़बड़ा के हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। गुल सर झुकाए एक तरफ हो गई। जहारा ने सगीर अहमद को टहोका दे के अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन वो हनूस मुतामिल था। ये सगीर अहमद हैं, मेरे साहबजादे। जहारा ने तारुफ की रस्म निभाई और तलत मुनीर के बहनोई। गुल की नज़रों में इस्तेजाब देखकर जहारा ने वजाहत की। तलत मुनीर यानी टीपू, जो तुम्हें अपनी मनकूहा बता रहा है। उनके लहजे में शक फुंकारे मार रहा था। ओ, गुल बेसाख्ता कह उठी और कहकर पछताई। ए बीबी, जिसका असल नाम तक नहीं जानती हो, उसके साथ निकाह के बोल कैसे पढ़वा लिए? उन्हें तो गोया मौका मिल गया उसे लताड़ने का। वो चुपचाप सर झुकाए सुने गई। मियाँ, तुम भी तो कुछ बोलो। थक हार कर उन्होंने दोबारा सगीर अहमद को टहोका दिया। आप अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। गुल के कहने पर जहारा ने हैरत से भवें उचकाई। लो, ये तो घर की मालकन ही बन बैठी गोया, हमें अंदर आने की दावत दे रही है। वो अंदर मुड़ जाने के बाद दीवार पर लगे बटन टटोल रही थी। बल्ब जलाने के लिए जब उन्होंने सगीर अहमद से सरगोशी की, वो चुपचाप अंदर बढ़ गया।
खुर्शीद चीनी के बड़े से प्याले में जो चाय से लबालब भरा था रस भगो भगो के खा रही थी, जबकि पास बैठी जन्नत बेगम अब तक आंसू बहाने में मसरूफ थी। ऐसी नीस्ती कदम घुसी है घर में। जिस वक्त पहला कदम रखा उस वक्त सारे रात का खाना खाने वाले थे, वहीं का वहीं रह गया, और अब भी जरा चज का नाश्ता नसीब नहीं हुआ। न पूरियां न पराठे, सूखे पापे भिगो भिगो के खाने पड़ रहे हैं। खाने के दौरान उसका दिल जला तबसरा भी जारी था। तुझे अपने खाने की परवाह है? मेरे तो कलेजे आग लगी है आग। लाल होती बारीक सी नाक को शुरंग करके सकोड़ा। लस्सी बना दूं आपा? इस पेशकश पर जन्नत बेगम ने घूर कर उसे देखा। कलेजे की आग में फीदा देती है। तुझे ना असल में मैदे की गर्मी हो गई है। कल करेले गोश्त भी तो दबा के खाया था। उठ, दफान हो, मुंह मत लगियो मेरे। मेरा बच्चा ना जाने किस चंडाल को उठा लाया है और तू वाही तबाही बके जा रही है। अब ना जाने सगीर अहमद अंदर कौन सी खिचड़ी पकाने लगे हैं। आय हाय, खिचड़ी! खुर्शीद ने चाय का बड़ा सा घूंट जोरदार आवाज के साथ भरते हुए प्याला तश्तरी पर पटका। सवेरे चाय पापे, दोपहर खिचड़ी, रात को शायद दलिया मिलेगा। चंगी वोटी आई है तेरी आपा। लोगों के घरों में वोटियां आती हैं तो कौरमे बिरयानियां खाने को मिलती हैं। इधर तो दाल रोटी से भी गए। कैसी वोटी? कहाँ की वोटी? जन्नत बेगम सही मायनों में भड़क उठी। अब के तुमने भाड़ सा मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो आपा, अब तो तुम सास बन गई हो। खुर्शीद ने चटकारे लेते हुए कहा। अरे, जब मैं जानती ही नहीं इस शादी को तो कैसी सास, कैसी बहू? और वो टीपू, सब जानते हैं कि वो बावला है, दिमाग सही काम नहीं करता उसका। रहने दे आपा, ऐसे ही साईं बना फिरता है, इतना भी अल्लाह लोग नहीं है। बड़ा सियाना है मेरा लाल। देखो तो कैसी छांट कर लड़की पसंद की है, सोहनी, उच्ची लंबी। परे हट, दूर हो जा मेरी नजरों से। जन्नत बेगम उसे दोनों हाथों से पलंग से धकेलने लगी। आखिर है ना सोच, कैसे मजे ले रही है मुझे तकलीफ में देख के। हाय बैरिस्टर साहब। टीपू के उजड़े हुए बेरौनक बेढब बेअतवार कमरे में एक वो थी जो नजरों को जच रही थी। अपनी तमाम तर सादगी और थकन भरे वजूद के साथ कमरे में उसकी सिसकियां उभर उभर के डूब रही थीं। अब रोने से क्या हासिल बीबी? जहारा ने एक हुंकारा भरकर गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ा, जिसके तसलसल में गुल के रोने से तातुल आ गया था। घर की दहलीज तो फलांग ली, अम्मा बाबा की इज्जत पे कालक भी थोप दी। अब क्यों पछता रही हो? मुझे उस घर को छोड़ने का ना कोई दुख है ना पछतावा। गुल ने आंसू पहुंचे। सगीर अहमद और जहारा दोनों एक दूसरे को हैरत से देखकर रह गए, बल्कि जहारा तो अपनी नागवारी छुपा भी ना सकी। बड़ी दीदा हवाई लड़की हो बीबी। ये प्यार मोहब्बत के किस्से किताबों फिल्मों तक भले लगते हैं, और अगर तुम्हें ऐसा शौक लाहक हुआ था तो कोई ढंग का बंदा मिलने तक 4 दिन इंतजार कर लेती। ऐसा क्या उतावलापन कि टीपू जैसे लोंडे के लिए अपनी इज्जत दाव पर लगा दी। इज्जत दाव पर नहीं लगाई अम्मा जान, इज्जत बचाने के लिए खुद को दाव पर लगा दिया। क्या मतलब? सगीर अहमद चौंका। आप जो समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मैं टीपू मुनीर मेरा मतलब है तलत मुनीर साहब को कुछ अरसे से जानती जरूर हूँ, लेकिन हमारे दरमियान वो ताल्लुक नहीं था जो आप कह रही हैं। तो क्या ताल्लुक था तुम्हारा तलत मुनीर साहब से? मैं चबा चबा कर कह रही थी। बेजरर सा इंसान समझकर मैं अक्सर उन्हें घर से खाना वाना ला कर दे दिया करती थी। अक्सर ड्रामे की टोली के साथ आते रहते थे हमारे शहर में। भले इंसान हैं वो, और जब मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ी तो मुझे लगा अल्लाह ने उस मासूम और सादा इंसान को शायद मेरी ही मदद के लिए भेजा है। जहाँ आरा से टीपू के लिए इतने अच्छी तारीफी अल्फाज बर्दाश्त ना हुए, उनके मुंह के जाविये बिगड़ गए। कैसी मदद, कैसा मुश्किल वक्त? खुल के बात करो। सगीर अहमद ने तफसील जाननी चाहिए। मेरी अम्मा रकम के इवज किसी बुढ़े से मेरी शादी कर रही थी। ना ये पूरा झूठ था ना आधा सच, मगर बयान करते हुए गुल के जो आंसू बह रहे थे वो 100% सच थे। सगी अम्मा? जहारा ने हैरत से कहा। नहीं, अब क्या उसने झूठ का सहारा लिया? कौन मानता सगी माँ होकर भी भागा ऐसा कर सकती है। तब वो सर हिलाने लगी। मैं कर भी लेती शादी, अगर मेरे उस बुढ़े से शादी कर लेने से मेरे अब्बा की मुश्किलों में कमी होती है या मेरे छोटे बहन भाइयों का भला होता है तो मैं खुशी खुशी कर लेती शादी। तो क्यों नहीं की? क्यों भागी घर से? सगीर अहमद ने डपट कर कहा। वो दोबारा सिसक उठी। वो अच्छा आदमी नहीं था, सारा शहर जानता था। वो जवान और खूबसूरत लड़कियों से शादी करने के बाद उन्हें किस तरह इस्तेमाल करता था। तौबा तौबा, जहारा ने दोबारा गाल पीटे। अंधेर है अंधेर। मैं जानते बूझते गुनाह की दलदल में कदम नहीं रख सकती थी। अब वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। सगीर अहमद और जहारा के माबेन एक बार फिर कहती सुनती नजरों का तबादला हुआ। तलत मुनीर साहब भले खानदान के लगे मुझे। मैंने सोचा गुनाह का ईंधन बनने से बेहतर है मैं ये रिस्क ले लूं, और कुछ नहीं तो एक शरीफ और इज्जतदार घराने में जगह ही मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे एक खादमा, एक मुलाजमा ही समझ लें, कोने में पड़ी रहूंगी।
निकाह का इंतजाम कैसे हुआ? टीपू से तो ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सगीर अहमद की नज़रों में अभी भी बेयकीनी की कैफियत थी। अलबत्ता माँ के तासुरात कदरे नरम थे। मेरी एक सहेली ने, दरअसल वो सर झुका के शर्मिंदा लहजे में कहती कहती खामोश हो गई। अगर सिर्फ उस शादी से बचना चाहती थी और किसी शरीफ घराने में पनाह हासिल करना ही मकसद था तो उसके लिए एक जहनी तौर पर कमज़ोर शख्स से निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही आ जाती यहाँ। उसके लहजे में भी शकूक भरे थे। चंद साथ की खामोशी के बाद गुल की झिझकती हुई आवाज़ उभरी। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, चाहे वो जहनी तौर पर, मेरा मतलब है बहरहाल वो एक मर्द है, मेरे लिए नामहरम थे। मैं बगैर किसी शरई रिश्ते के एक नामहरम के साथ कैसे कहीं जा सकती थी? इस दलील को सुनने के बाद जहां आरा ने ताईदी और तौसीफी अंदाज में सर हिलाया, उनकी निगाहों में पसंदीदगी थी, जबकि सगीर अहमद लब भेंचे उसे देखते कुछ सोच रहे थे। वो जानती थी टीपू इस वक्त कहाँ होगा। वो सीधी ऊपर गई और उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो छत पे दीवार के साथ टेक लगाए बैठा हिचकियां ले लेकर रो रहा था। हलीमा का कलेजा दहल गया। टीपू, वो तीर की तरह उसके पास पहुंची और उसके हाथ में रोल की हुई रोटी थी। तू इधर बैठा है, मैं नीचे सारे ढूंढ के आई हूँ तुझे। आपा, मैं कह देता हूँ, अगर मेरी दुल्हन को किसी ने घर से निकाला तो मैं भी चला जाऊंगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं आऊंगा। आंसू उसके चेहरे पर जम चुके थे। कहाँ जाएगा तू टीपू? वो घबरा उठी। बताऊंगा थोड़ा ही, फिर तो तुम ढूंढती आ जाओगी वहां। ये दुल्हन तुझे मिली कहाँ? मेले में। मेले में दुल्हनें भी मिलती हैं? हलीमा के अंदर अचानक जोश भर गया। फिर तो दूल्हे भी मिलते होंगे। मुझे लेकर चलना किसी दिन, अपनी निम्मो के लिए अच्छा सा दूल्हा लाएंगे। तुम्हें निम्मो की पड़ी है आपा? मेरा क्या होगा? वो कोहनी मोड़ के माथे पर रखे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा घर बसने से पहले उजड़ रहा है, हाय मेरा सुहाग। ड्रामों में सुने सारे डायलॉग एक एक करके काम आ रहे थे। मेरी दुल्हन इतनी मुश्किल से मिली है और भाई मियाँ और अम्मा उसे वापस भेज रहे हैं। पता है आपा, वो वापस घर नहीं जाएगी। कह रही थी तुम्हारे घर वालों ने ना रोका तो समंदर में डूब के जान दे दूंगी। अच्छा, बड़ी बहादुर है। हलीमा फौरन मुतासिर हो गई। डर नहीं लगता उसे समंदर से? मेरी तो बड़ी जान जाती है। वो झुरझुरी लेकर रह गई। आपा, तुम कहो ना भाई मियाँ से, वो उसे रहने दें। वो हलीमा का पल्लू खींचकर खुशामद पर उतर आया। तुम्हारे भाई मियाँ मेरी बात कहाँ मानते हैं? हलीमा ने एक सर दाह भरकर दुखी लहजे में कहा। आंसू उसकी पलकों पर टंग गए। एक बात नहीं सुनते मेरी, कितने दिनों से कह रही हूँ फ्रूट चाट खिला लाएं, मानते ही नहीं। आंसू अब पलकों से टपक पर रुखसारों पर आन गिरे। बस, मुझे नहीं पता, मेरी दुल्हन कहीं नहीं जाएगी। वह हटीलेपन से कहने लगा। मैं कह दूंगा भाई मियाँ से, मैंने भी तो अपनी आपा इन्हें दी थी दुल्हन बना के, फिर मेरी दुल्हन से क्यों बैर है इन्हें? तुझे नहीं पता टीपू, वो तो कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो अम्मा है जो नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। अम्मा को क्या तकलीफ है? वो बदतमीजी से बोला। पागल, वो अम्मा जो हुई। हलीमा ने समझदारी का मुजाहिरा किया। तेरी दुल्हन उनकी क्या लगी? बहू, और बहू की सास को अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं, इतना भी नहीं पता? हाँ, ठीक कह रही हो। ताई अम्मा को कौन सा तुम अच्छी लगती हो? लेकिन फिर भी आपा, तुम रह रही हो ना उसके घर। फिर बेशक अच्छी ना लगे मेरी दुल्हन किसी को, लेकिन वो रहेगी जरूर। अच्छा छोड़ ये बातें, ले रोटी खा। नाश्ता तो अभी बना नहीं। रात की रोटी गर्म करके उस पर मक्खन और चीनी लगाकर लाई हूँ तेरे लिए। रात भी तूने कुछ नहीं खाया। वो भी तो भूखी होगी। टीपू ने उदासी से मुंह लटका लिया। 50 रुपए रोज देते हैं उसके अब्बा, खुद ही कुछ खा पी लेगी। कौन? निम्मू। कॉलेज में बड़ा कुछ मिलता है खाने को। मैं अपनी दुल्हन की बात कर रहा हूँ। वो फिर से धाड़े मार के रोने लगा। बेचारी ने कल से कुछ नहीं खाया। कल से? हलीमा भी परेशान हो गई। पता है आपा, वो कितनी अच्छी है। मेले के साथ जब मैं उसके शहर गया था तो पास ही घर था उसका। एक दिन मुझे भूख लगी थी, पैसे भी नहीं थे पास। उसने मुझे ढेर सारे नान कबाब खिलाए। अच्छा, मजे के थे? हलीमा ने दिलचस्पी ली। बाद में कहने लगी, तुम कितने अच्छे हो, कितने भोले और कितने प्यारे भी। वो शर्मा गया। प्यार करने लगी थी ना मुझसे? प्यार? हलीमा भी शर्मा गई। उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट ठहर गई। आपा, ए आपा। टीपू ने उसे झंझोड़ डाला। हाँ हाँ। वो चौंकी, कुछ डरी। क्या सोच रही थी? वो सर झुका के शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाने लगी। बताओ ना। ना बता, पैसे तो दे थोड़े से। वो फौरन मतलब पे उतर आया। पैसे? इस मनहूस घर में कुछ बनने वाला नहीं। सारे जल कुकड़े मेरा घर बसने का शौक मना रहे हैं। मैं बाजार से ही नाश्ता ला दूं बेचारी को। हलीमा ने दुपट्टे की गिरा खोलकर 100 का नोट निकाला। टीपू हलवा पूरी का लिफाफा लेकर चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। बत्ती जलाई तो गुल नजारिज। दुल्हन? वो सरासीमा सा होकर चलाया। लिफाफा वहीं जमीन पर पटक कर दीवानावार कमरे में भागा। मेरी दुल्हन को निकाल दिया जालिमों ने। वो भागा चिल्लाता, सीधा
सीधा कमरे में आया कि दुहाई दे सके और ठिठक के रुक गया। गुल जहारा के साथ फर्शी दस्तरखान पर बैठी खामोशी से नाश्ता कर रही थी। जन्नत बेगम के सामने भी नाश्ता रखा था, मगर वो हनूज नाराज बैठी थी। मेरी दुल्हन नहीं गई? टीपू से मुसरत छुपाई ना छुपी वो क्यों जाने लगी। दुश्मनों ने उसे मेरे सीने पर मूंग दलने बिठा दिया है। जन्नत बेगम ने जहारा को घूर कर कहा, जो गुल को घुटने से लगाए बैठी थी। शुक्र करो कि घर बैठे बहू मिल गई है, वरना लोग कुआं में बाल डलवा लेते हैं बेटों को दुल्हन ढूंढने के लिए, मगर कुओं में तो दुल्हनें नहीं होती अम्मा। हलीमा ने कप में चाय उलटते कहा। निकलती हैं तुम्हारे जैसी, वो बड़बड़ाई। टीपू को तो दुल्हन मेले से मिली थी। हलीमा ने गुल को प्यार से देखकर कहा, जहां से भी मिली हो अब संभाल के रखो, किस्मत आए दिन मेहरबान नहीं होती। मैं नहीं रखने वाली ऐसी राह चलती को, जन्नत बेगम ने सफाचट जवाब दिया। शरीफ घर की है, हया वाली है, पढ़ी लिखी और तमीज़दार भी। खूबसूरती तो खैर नजर आने वाली चीज है, नजर आ ही रही है। और तुम्हें क्या चाहिए? अपने लड़के को लेकर निकलो, इनमें से एक गुण वाली भी तैयार हो उससे शादी करने पर तो जो चोर की सजा वो मेरी। लोग तरसते हैं ऐसी बहुओं के लिए, अच्छे भले मर्दों के हाथ कैसी ऊद बलाएं लगती हैं। आखिरी फिक्रा हलीमा को घूर कर कहा गया, जिस पर हलीमा बेतरह शर्मा गई और मुस्कुराकर फखरिया अंदाज में गुल की जानिब देखने लगी। गुल उस अजीब अंदाज पर उलझ गई। कुछ समझ में ना आया तो टीपू से नरमी से मुखातिब हुई, जो बच्चों के से इश्तियाक से उसके पास बैठा उसे तके जा रहा था। उसकी बला से बाकी लोग जितनी मर्जी बहस में उलझे रहे। आप भी नाश्ता कर लीजिए। इतनी इज्जत, इतने इल्तफात पर वो लट्टू ही हो गया। जन्नत ने सर झटक कर अपनी नागवारी जाहिर की। जरा परे खिसको आपा। टीपू ने गुल के और नजदीक होने की गर्ज से हलीमा को टहोका दिया। हाँ हाँ परे खिसको, इसे जोरू के घुटने से लग के बैठना है, उसके हाथ से लुक में लेगा। जन्नत बेगम के जल के कहने पर गुल शर्मिंदा सी हो गई। हाँ हाँ बैठूंगा जुड़ के, चिपक के। वो गुल से लिपट गया। वो बिल्कुल ही सरासीमा हो गई। वो खुला के पीछे हटना चाहा, मगर टीपू ने उसके शाने के गिर्द बाजू लपेट कर उसे और पास कर लिया। कर लो जो करना है, मेरी दुल्हन है, मेरी। हाँ खाऊंगा मैं इसके हाथ से नवाले। जन्नत और जहारा दोनों हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। हलीमा को अलबत्ता टीपू का यह तमाशा दिलचस्प लग रहा था। गुल खिलाओ ना मुझे। गुल ने बारी बारी सबके चेहरे देखे। हाल जानिब नागवारी और नापसंदीदगी हवीदा थी। वो घबरा उठी। इस इब्तदाई मरहले पर उसे किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना थी, और टीपू यहाँ बनी बनाई करकरी कराने पर तुला बैठा था। उसे सख्त ताव आया। दिल चाहा दोनों हाथों से उस मरदूद को परे दफान कर दे। खिलाओ ना मेरी जान, देखना कैसे जल के कबाब होती हैं अम्मा, खिलाओ ना। अब कि उसने उसका हाथ पकड़ के प्लेट की जानिब किया, गुल ने घबरा कर हाथ छुड़ाया और प्लेट उठा ली। लीजिए खाइए। शाइस्तगी उसने दानिस्ता अपने लबो लहजों में कूट के भर ली थी। अब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से। वो जिद पर अड़ गया। ऐसा अताउलापन ना देखा ना सुना, फटा पड़ रहा है। औकात से अच्छी जोरू पा के। जहारा ने नफरत से नाक सुकेड़ी। देखो दुल्हन, खिला दो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। खिलाओ और इन सब की कच्ची कर दो। गुल आहिस्ता से एक नवाला तोड़ के शोरबे में भिगोने लगी। कन अखियों से उसने हलीमा की जानिब देखा, जो बड़े इश्तियाक से उसके और टीपू के दरमियान सर घुसाए हुए थी। गुल ने झट नवाला हलीमा के सामने कर दिया। आपा के हाथ से लीजिए ना, कितना प्यार करती हैं वो आपसे। हलीमा ने खुश होकर निवाला थामा और टीपू के मुंह में दे दिया। जहारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। खुर्शीद नरमीन के सर में तेल लगा रही थी। नरमीन फर्श पर बैठी थी और सर उसने तख्त पर बैठी खुर्शीद की गोद में रखा हुआ था। खुर्शीद खूब जोरों शोर से उसकी मालिश कर रही थी। बस करे ना नानी अम्मा। नरमीन के चेहरे पर सुकून की बजाय तकलीफ के आसार थे। चुप करके बैठी रहे, बाल नहीं, जंजाल है तेरे सर पर। पूरी शीशी तेल की लगेगी तो फर्क पड़ेगा। पूरी शीशी नानी अम्मा? वो कराही। उसी वक्त धड़ से दरवाजा खुला और भट्टा खाती चन्नो अंदर आई। निम्मो, ये मैं क्या सुन? अभी हैरान परेशान अंदाज में उसने इतना ही कहा था कि खुर्शीद ने टोक दिया। ना सलाम ना दुआ। अभी होती वो जहाँ आ रहा इधर तो तेरी चंगी बेइज्जती खराब करती है। तो तू इसी जोगी। सलाम नानी। दरअसल मैंने खबर ही ऐसी सुनी है कि ध्यान नहीं गया इस तरफ। मैं 2 दिन के लिए गुजरात के गई, मोहल्ले में अफवाहें गर्म हो गई। कैसी अफवाहें? यही कि टीपू, वो तुम्हारा मामू, रात किसी लड़की को भगा लाया है। उसने सरासर मजाक उड़ाते लहजे में कहा। मैंने भी खूब सुनाई कि जाओ किसी और को उल्लू बनाओ, मैं नहीं आने वाली ऐसी बेकार अफवाहों में। फिर सोचा जाके पता तो करूं ये अफवाहें फैला कौन रहा है। ये अफवाहें नहीं है, नरमीन ने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? वो चौंकी। मतलब क्या होना है? मेरा टीपू चन वर्गा वोटी लाया है। चन? चन्नों के हलक में कुछ अटक गया। खुर्शीद उसके सर पर हाथ लगाकर उसके बालों की सेहत चेक करने लगी। तेरे झाटे में भी मासा तेल लगा दूं। वाह। चन्नों ने उसका हाथ झटक कर तेज लहजे में कहा। वोटी? पता नहीं किसी तवाई के कोठे की पोछन समेट लाया है वो, और तुम चली हो रिश्ता जोड़ने। दफा मर जानी। किसी कुंवारी कुड़ी की इतनी लंबी और गंदी जुबान मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कभी कभी तो मुझे लगता है निम्मू की दादी जो उसे तेरे से बचाती फिरती है तो ठीक करती है।
चलो अब देखती हूँ इस भिगोड़ी से कैसे बचा के रखती है इसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दादी ने उसे घर में कैसे घुसने दिया। वैसे तो बढ़िया सूलों वाली बनती हैं। मुझे पता है, खुर्शीद ने राजदारी से बताया। आपा की जिद में रखा है उसने। कहती होगी जो कसबल वो जिठानी बन के और मैं सोतन बन के ना निकाल सकी, शायद वो यूं निकाल दे। घर का माहौल खराब हो जाएगा नानी। चन्नो ने नाक चढ़ाई। नहीं चन्नो, मुमानी बड़ी अच्छी हैं, नरमीन ने दबे दबे जोश के साथ बताया। मैं खूब जानती हूँ ऐसी घर से भागने वालियों को। उसकी बात पर खुर्शीद ने ठट्ठा लगाया। हाँ तो तू नहीं जानती होगी तो और कौन जानेगा। तेरे दादकों में से और नानकों में से 3-3 घर से भागी हुई हैं। दादकों का मतलब ददयाल और नानकों का मतलब ननियाल। कुछ देख के भागी थी वो कौन सा शर्मिंदा होने वालों में से थी, डिटाई से जवाब दिया। और ये जिसका टेस्ट इतना खराब है कि वो टीपू जैसे के साथ भाग जाए तो ये कितनी गई गुजरी होगी। और मुझे तो लगता है चुड़ैलों का भाव गिर गया है जो वो कहीं से। शरबत लीजिए। उसकी बात अधूरी रह गई। नजरों के सामने सिल्वर ट्रे था। ट्रे में रखे शरबत के गिलास, मुकराम में कापोश और बड़े सिक से आर्टिस्टिक उंगलियों वाले सांवले मगर पुरकशिश हाथ और शाइस्तगी दलोच से रची बसी आवाज। उसने नजर उठाकर देखा। गुदगुदाने वाली कैफियत लिए भरे भरे होंठ, अनगिनत अफसाने सुनाती किसी राज नर्तंगी जैसी आंखें, सुतवा नाग में पड़ी सोने की कील, सांचे में ढला सरापा। ये है मेरी मुमानी, नरमीन ने फखरी अंदाज में तारुफ करवाया। चन्नो का गिलास थामने के लिए बढ़ता हाथ वहीं थम गया। वो सीलन ज़दा बात से भरा कमरा। गुल को इस कमरे में घबराहट सी होने लगी थी। जहांरा ने उसे बसड्डे असरार अंदर भेजा था कि वो आराम कर ले। उसे आराम की जरूरत भी थी। सारी रात पलंग की पायथी पर टिक्के गुजारी थी। नजरें दरवाजे पर उस वक्त तक लगी रही थीं जब तक यहाँ रहने का परवाना ना मिल गया था। लेकिन आराम और इस कमरे में। नींद से मुनती आंखें उस कमरे में आने के बाद पट से खुल गई थीं। ये कमरा उसकी झुग्गी के मुकाबले में 10 गुना बड़ा था। पुराने वक्तों की बनी ऊंची छत, दीवारगीर आबनूसी अलमारियां, ये बड़ा जहाजी साइज पलंग, लेकिन हर चीज से, तकिए से, चादर से, तौलिए से, सबसे टीपू की मखसूस बदबू आ रही थी जो पहले उसे खास महसूस नहीं हुई थी। लेकिन जब से उसका नाम टीपू के नाम से जुड़ा था उसे ख्वामखाही उस नाम से और उस नाम से वाबस्ता हर चीज से चिढ़ होने लगी थी। फिर टीपू की बदबू कैसे बर्दाश्त होती। वो चूंकि टीपू की बीवी की हैसियत से यहाँ दाखिल हुई थी, इसीलिए ये एक तयशुदा बात थी कि उसे इसीलिए ये एक तयशुदा बात थी कि उसे जगह इसी कमरे में मिलना थी। वो झिंझलाई हुई सी तकिए पर सर पटक रही थी, फिर उठ के बैठ गई। माथा बेशुमार सिलवटों से भरा था। क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। वो अपने आप को कोसने लगी, लेकिन और क्या करती। शोके के हाथ लग जाती तो फिर दोबारा निकलना मुहाल होता। यहाँ से तो जब चाहे निकल सकती हूँ। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिल को खुद ब खुद सुकून सा मिलने लगा। कौन सा मैंने सचमुच। वो अब शांत नजर आ रही थी। हलीमा सहन में लगे नल के पास नीचे जमीन पे चौकी पर बैठी कपड़े धो रही थी। नजदीक ही वॉशिंग मशीन लगी थी। हलीमा किसी कमीज का कॉलर हाथ से रगड़ते हुए हस्बे आदत किसी गहरी सोच में गुम थी। मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, होंठ खुश्क पड़ रहे थे। खुले नल से पानी बह रहा था। अचानक वॉशिंग मशीन का अलार्म बज उठा। उसकी तेज और करख्त आवाज भी हलीमा का इर्तिकाज ना तोड़ सकी। उसकी पलक तक ना झपक रही थी और हाथ स्लो मोशन के से अंदाज में कमीज को रगड़े जा रहे थे। अलार्म की कड़ी आवाज पर जहांरा उकताकर कमरे से निकली और हलीमा की हालत देखकर अपना माथा पीट लिया। हाय अरी किस्मत। और आगे बढ़कर उसके हाथ से कमीज छीनी। अलार्म थक हार के खुद ही बंद हो गया। गुन्नों की पूरी नाफ करके रख दी नई कमीज मेरे सगीर अहमद की। और ये पानी क्यों खुला छोड़ रखा है। उठो यहाँ से। हलीमा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। खुद कर लूंगी मैं, तुम जाओ जाके सब्जी बनाओ। वो ताबेदारी से सर हिलाते किचन की जानी मुड़ गई। जहांरा बड़बड़ करती चौकी पर बैठ के धुले कपड़े निचोड़ने लगी। लाइए अम्मा जान, मैं कर देती हूँ। उन्हें आगे बढ़कर उनके हाथ से कमीज लेना चाहिए। अरे अरे, तुम्हारा काम नहीं है ये। वो बौखला गई कि कैसे और क्या कहकर मना करें उसे। काम तो ये आपका भी नहीं है, उसने मोहब्बत और एहतराम लहजे में समो कर कहा। जहांरा हैरत से तकती रह गई। मेरा मतलब है ये सब करने की आपकी उम्र नहीं है, और जिसकी उम्र है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसमें सलाहियत होती ये घर संभालने की तो रोना किस बात का था। उन्होंने अफसोस से कहा तो गुल ने नीचे बैठकर उनके आगे रखे कपड़े बाल्टी में डाले और बाल्टी अपने आगे खिसका ली। आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। मगर तुम, वो हिचकिचा गई। आप ही ने तो मुझे इस घर में सर छुपाने की जगह दी है। फिर आप तो गैरियत ना बरतें। अगर मुझे यहीं रहना है तो इस घर को अपना जान के ये सब करने दें। मगर तुम एक दिन की ब्याही दुल्हन हो। जो भी है, जैसे भी आई हो तो नई दुल्हन। ऐसे कैसे काम पे लगा दूं। ये हमारे घर का वतेरा नहीं है। हम तो दुल्हनों से तब तक काम नहीं करवाते जब तक उनके हाथों की मेहंदी भी। कहते कहते उनकी नजरें उसके झाग से भरे हाथों पर गईं। वो चुप कर गईं। गुल उदासी से मुस्कुरा दी। कैसी मेहंदी अम्मा जान। मैं इस घर की दुल्हन बनकर नहीं, पनाह लेने वाली बन के आई हूँ। मुझे इस हैसियत से रहने दें। जहांरा चंद लम्हे अफसोस से उसको देखती रही, फिर एक तासुब भरा हुंकारा भर के उठ गई।
कैसे कैसे हीरे कैसे कैसे नाकदरों की झोली में आन गिरते हैं। फिर चादर ओढ़ने लगी। मैं जरा इस नामुराद काम चोर रज्जो की खबर लूं। आए दिन काम से छुट्टी, इसके इंतजार में रखे रखे कपड़ों का ढेर उबल रहा था। ऐसी तंग करने वाली मुलाजमा है तो छुट्टी कर दें, उसकी जगह मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। जीती रहो। वो निहाल हो गई इस मुस्तादी और इस ताबेदारी पर। गृहस्थनों वाले अतवार हैं तुम्हारे, मगर इस रज्जो की चोटी खींचकर तो लाना ही पड़ेगा। भला इतने बड़े घर की सफाई किसी एक बंदे के बस की बात है। उनके निकलने के बाद गुल ने बड़े ध्यान से एक एक कपड़ा धोया। वो तार पर कपड़े फैला रही थी जब टीपू दोनों हाथ पीछे करके कुछ छुपाता हुआ घर में दाखिल हुआ। साथ साथ वो गर्दन ऊंची करके देखता भी जा रहा था कि सामने से कोई आ तो नहीं रहा। गुल की नजर अब तक उस पर ना गई थी। वो किसी और ख्याल में गुम किसी मामूल की तरह एक एक कपड़ा फैला रही थी। एक दुपट्टा फैलाने के बाद उसने जैसे ही दूसरा दुपट्टा झटक कर खोला, सामने टीपू का मुस्कुराता चेहरा था। उसके अचानक नजर आ जाने पर वो डर सी गई। ओह, तुमने डरा ही दिया, वो सीने पर हाथ रख के कह रही थी। सच्ची डर गई? मजे। वो हंसने लगा, फिर हंसते हंसते अचानक उसकी कलाई थाम ली। अंदर चलो। कहाँ? वो होंक हो गई। अंदर कमरे में। वो आंखें मटका मटका कर कहता बड़ा ओपरा सा लग रहा था, उस टीपू से कतन मुख्तलिफ जो पहली बार उसे मिला था और जो सर्कस की मुमताज बेगम पर फिदा हो रहा था। क्यों? मेरा मतलब है मैं काम कर रही हूँ। उसकी हथेलियां पसीजने लगी, दिल धड़ धड़ कर रहा था। क्यों? तुम क्यों कर रही हो? वरज्जो बदतमीज कहाँ है? मुझे नहीं पता, तुम जाओ, मुझे काम करने दो। फिर से तुम? अंदर तो आप कर रही थी। अच्छा आप? वो तहम्मुल से बोली। आप अंदर जाएं। तुम भी आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। दिखाओ। दिखाएं। साथ ही तोसी कर दी, मुबादा कोई एतराज ना उठ जाए। मीठा पान लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसने पीछे छुपाया हाथ आगे करके दिखाया। मीठे पान का कचूमर निकल रहा था। उसे सक घिन आई। मैले कुचैले हाथ, बंद मुट्ठी की वजह से पसीने से भरे और पसीने की वजह से हाथ की गहरी लकीरों में दबी मैल का कीचड़ सा बना हुआ और चुरमुर हुई पान की पुड़िया। मैं नहीं खाती, मारे कराहियत के उसने मुंह ही फेर लिया। जब भी इतने चिट्टे दांत हैं तुम्हारे। वो कोई जवाब दिए बगैर अपना काम करती रही। एक और चादर फैलाकर डाली तो टीपू ने अपना वही हाथ उसके हाथ पर रख दिया। गुल ने घबरा कर उसे देखा। वो हैरान भी थी, परेशान भी। छोड़ो ना ये सब, आओ अंदर चलते हैं। उसने फटी फटी आंखों से टीपू को देखा। वो पहचाना नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर अब किसी दीवाने की नहीं, किसी मर्द की आंखें थीं। अंदर। उसके गले से फंसी फंसी आवाज निकली। हाँ अंदर चल ना। अब के उसने आंख भी मार दी। जिस बात को गुल भांप के भी नजरअंदाज करना चाह रही थी, अब ना कर सकी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे टीपू! खुर्शीद की आवाज पे उसकी जान में जान आई। वो सर कुचाती यहीं आ रही थी। गुल ने जल्दी से खाली बाल्टी उठाई और बरामदे को पार करने लगी। क्या है? टीपू फाड़ खाने के अंदाज में उससे पूछ रहा था। जब देखो आवाजें देती रहती है। वो रात के अंधेरे में छुप छुप के सीढ़ियां चढ़ रही थी। बार बार पीछे मुड़ के भी देख लेती। छत पे आने के बाद उसने बराबर वाली छत पे झांका। वहाँ वो 22-23 बरस का लड़का दूसरी जानी मुंह किए नीचे झांक रहा था। लड़के ने मुड़ के देखा। चन्नो छत पे आ चुकी थी। वो फौरन दरमियानी दीवार फलांग के उसकी छत पे आ गया। इधर क्या देख रहे थे? चन्नो ने कड़े तेवरों के साथ पूछा। वो नीचे। वो गड़बड़ा गया। सब पता है मुझे। वो हल्का सा भुकारी। इधर मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उधर पीछे वाली फरी को ताक ताक के देखा जा रहा है। छत पे सोती है ना वो? मुझे क्या पता कहाँ सोती है, कहाँ जागती है। मुझे तो हर जगह तुम नजर आती हो। उसने हल्के से चन्नो का चेहरा छुआ। वो फौरन ही उसका हाथ झटक कर 2 कदम पीछे हट गई। चल, मुझे ऐसे चौंचले अच्छे नहीं लगते, वो भी खाली पेट। भाभी ने भी पता नहीं किस दिल से टींडे पकाए थे, बिल्कुल उनकी तरह फीके सख्त। मुझसे तो दूसरा नवाला नहीं लिया गया। देख लो, दिल को दिल से राह होती है। मुझे पता था मेरी छन्नों को भूख लगी है, इसलिए तिक्के और नान लेकर आया हूँ। बस ज्यादा हीरो ना बन। ऐसे कह रहे हो जैसे सचमुच घर बैठे मेरे बारे में सारा पता चल जाता है। दिल को दिल से राह। सच कह रहा हूँ। वो हंसने लगा। वैसे भी दीवार से दीवार मिली है हमारे घरों की। जिस वक्त तुमने टींडों की प्लेट उठा के भाभी के मुंह पर मारने की धमकी दी थी, तब मैं अपने सहन में सब सुन रहा था। उसी वक्त भागा था तिक्के लेने। इसी वक्त के? हल्का सा चीखी। अब तक तो वो ठंडे हो गए होंगे। लाओ। और आधे से ज्यादा तिक्के खाने तक उसने सवाइन वाला मुंह में लेने के किसी और मकसद के तहत मुंह ना खोला। पेट कुछ भर गया तो जताने वाली नजरों से उसे देखकर कहने लगी। 1-2 तिक्के अपनी बेचारी अम्मा को भी ला देने थे। प्याली उठा के सालन मांगने आई थी शाम को हमारे यहाँ। उसे आशिकाना अंदाज में तकता व शर्मिंदा सा होकर जमीन को रेतने लगा। भाभी ने भी वही टींडे साफ करके उनकी प्याली में डाल दिए जो मैंने गिराए थे। वो कमीनगी से हंसने लगी। बेचारी की शर्मिंदगी सवा हो गई। तुमने तो नहीं खाए? अब वो हड्डी चूसते हुए पूछ रही थी। नहीं, हमारे यहाँ तो आलू कीमा बना था। वो टींडे तो अम्मा ने मासी के लिए लिए थे। अच्छा, मासी भी रख ली तुम्हारी अम्मा ने? चन्नू ने कुछ बेयकीनी, कुछ तमस्कुर से पूछा।
छोड़ो ना ये अम्माओं और मासियों की बातें। वो उसका हाथ से हिलाने लगा। मैं इस तरह छत पर चोरों की तरह मिलते मिलते तंग आ गया हूँ। कोई बाहर का प्रोग्राम बनाओ ना किसी दिन कॉलेज से। वही तो नहीं कर सकती। चन्नो मुंह बना के रह गई। ये निम्मो अजाब बन के सर पर सवार हो गई है, न खुद कुछ करती है न करने देती है। उसके कहने की तो मैं परवाह नहीं करती, मगर आना जाना उसके साथ होता है। वापसी पे कभी उसका बाप लेने आ जाता है, कभी मामू। अगर जो किसी ने देख लिया तो सीधा मेरे अब्बा से जाके शिकायत जड़ेगा। ये निम्मो से तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? वो मेरी दोस्त बनी फिरती है, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। वो उसके कपड़े से हाथ पहुँच रही थी। एक तरफा मोहब्बत का तो सुना था, ये दोस्ती भी एक तरफा होती है क्या? पहली बार सुना है। हाय बड़ी मिर्चें हैं। वो बार बार सुर्ख सी जुबान बाहर निकाल रही थी। बोतल नहीं लाए? क्या कुछ लाता छत पे, इसीलिए कहता हूँ किसी दिन कॉलेज के बाद निकलो मेरे साथ, होटल में खाना खिलाऊंगा। वही मुसीबत निम्मो। अच्छा करती हूँ कुछ, ऐसी जबरदस्ती की सहेली बनी हुई है तो जान क्यों नहीं छुड़वा लेती है उससे। वो बोल के रह गया। कितने हफ्तों से तिक्का खिलाए और जूस पिलाए जा रहा था। कर तो लूँ, मगर तुम्हें पता है ना इस इलाके का, इस मोहल्ले का सबसे खाता पीता सबसे इज्जत वाला घराना कौन सा है? सगीर चचा का। तो फिर अंदाजा लगा लो कि मैंने निम्मो से जान क्यों नहीं छुड़वाई। वो पुरस्कार तरीके से मुस्कुराने लगी। वो कमरे में अकेली थी। सारा दिन उसे छुपते छुपाते कोनों खुदरों में घुसे उल्टे सीधे कामों में खुद को फंसाए गुजार लिया था। अब रात किस बल पर गुजारती, आना ही पड़ा। उसने हथेलियां खोल के देखा। घबराहट के मारे हर मुसाम से पसीना फूट रहा था। घबराहट के मारे हर मुसाम से पसीना फूट रहा था और पसीने से भरी हथेलियों पर मेहंदी का रंग और भी तेज चमक दे रहा था। ये मेहंदी जहारा ने खास हुक्म देकर नरमीन से लगवाई थी और रंग गहरा आने पर बतौर खास जन्नत को सुनाया गया था। वाह, लगता है सास की चहीती रहोगी। मेरी जूती से। जन्नत बेगम किलस कर रह गई। फिर उसने गले से सुर्ख दुपट्टा नोच के उतारा जिसके चारों जानिब रू पहली किरण उसे खार की मानी चुभ रही थी। चूड़ियां उतार के सिंगार मेज पर पटकी। उसी किरण लगे दुपट्टे से बेदर्दी से रगड़ के होंठ साफ किए जहां मेकअप के नाम पर सुर्ख लिपस्टिक लगाई गई थी। दरवाजे के करीब आहट होने पर उसने चौंक कर देखा। कोई था जो दरवाजे के पास से होकर गुजर गया। उसने सुकून की सांस ली, मगर अभी यह सांस पूरी ना होने पाई थी कि दरवाजा धड़ से खुला और धुला धुलाया साफ सुथरा सा टीपू मुस्कुराता शर्माता सामने था। ना जाने किसने रगड़ के नहलाया था उसे, जो असल शक्ल निकल आई थी। इसके बावजूद उसका दिल उसे देख के बैठा जा रहा था। एक कदम उसने गुल की जानिब बढ़ाया और गुल ने एक कदम कोने में धरी गठरी की जानिब बढ़ाया। क्या लग रही है तू मेकअप शेकअप में? टीपू का लहजा अनजाने जज्बात से बोझल हुआ जा रहा था। बिल्कुल मुमताज बेगम जैसी। उसके तारीफ के इस अंदाज ने गुल को खोला के रख दिया। पिंजरे में बैठी लोमड़ी के धड़ वाली मुमताज बेगम उसे मुंह चढ़ाती नजर आई। उसने गठरी की अधखुली गिराम में हाथ डाला। चंद सेकंड बाद बंद मुट्ठी निकाल के पहलू में छुपा ली। जहां आरा घुटनों पर हाथ रखे बड़ी तकलीफ के आलम में चलती बावर्ची खाने की जानिब जा रही थी। ये घुटनों की तकलीफ मुझे नहीं, इस पूरे घर को ले डूबेगी। एक मैं ना हूं तो 10 बजे तक नाश्ता ही तैयार ना हो। बहू है तो कोड़ी काम की नहीं। और वो दोनों पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पीना घड़ो, खाना है तो पतीलों। खाने के वक्त कबर खोद के बैठ जाती हैं। वो बड़बड़ाती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हुई और चौंक गई। गुल चौकी धरे छत पराठे तले जा रही थी। तपाई पर धरी ट्रे में एक प्लेट में 5 अंडे नफासत से तले रखे थे। दूसरी में रात की बची आलू की भुजिया और एक प्याली में पता नहीं क्या निकाला हुआ था। अब मिसिंग है इसमें से वर्ड्स। दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी रखा था। बराबर वाली चौकी पर हलीमा बैठी थी और अपने ही ध्यान में मसरूफ थी। एक हाथ में पुराने अखबार के फटे हुए टुकड़े थे, दूसरे हाथ से वो एक एक टुकड़ा चूल्हे की आग में झोंकती थी और फिर आग धड़ धड़ पकड़ते देख रही थी। उसके चेहरे पर बच्चों की सी तमानियत और सुरूर छा जाता। कागज को राख में बदलने का अमल उसके होंठों पर सरशार सी मुस्कुराहट ले आता, लेकिन यह मुस्कुराहट जहां आरा के दिल को जला के रख गई। इस शताबा के खेल तमाशे ही खत्म नहीं हुए, जाने कब होश पकड़ेगी ये। हलीमा ये सुनकर घुटनों पर थोड़ी टिका के शर्मा के मुस्कुरा दी। गुल ने रोटी बेलते बेलते रुककर बड़े अचंभे से ये मंजर देखा, लेकिन जहां आरा के लिए यह मंजर 1000 बार का देखा हुआ था और 1000 बार कुड़ने के बावजूद नए सिरे से कुड़ गई। या अल्लाह, मेरी मट्टी अजीज कर ले, अब और नहीं देखा जाता। इसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। मुस्कुराहटें देखो जरा, ये हाल रहा तो गली में निकलेगी तो बच्चे ढेले मारेंगे ढेले। फिर गुल पर तवज्जो दी। अच्छा किया बेटी जो तुमने वक्त पर चूल्हा चौकी संभाल ली। मैं तो समझे बैठी थी कि या तो सारा घर बिना नाश्ते के रहेगा या मैं बिना घुटनों के। इस दर्द के साथ अब काम करना मुश्किल हो गया है। आप आराम कीजिए अम्मा जान, आपका नाश्ता मैं आपके कमरे में पहुंचा दूंगी। हाँ हाँ जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हें ये तो बता दूं कि घर में किस किस को क्या क्या लेना पसंद है नाश्ते में। मुझे पता है अम्मा जान, 2 दिन सबके साथ नाश्ता किया है बैठ के, इतना अंदाजा तो हो ही जाता है। मगर जहारा बेयकीनी और ताज्जुब के मिले जुले तासुरात के साथ उसे देखने लगी तो वो मुस्कुरा के तफसील से बताने लगी।
आपा, भाई साहब, नरमीन, तलत मुनीर साहब और छोटी अम्मा के लिए फ्राई अंडे और पराठे। नरमीन और छोटी अम्मा बगैर अचार का नाश्ता नहीं करती, सो वो भी रखा है। आप अंडा नहीं लेती हैं, इसलिए आपके लिए पराठे के साथ आलू की भुजिया, और बड़ी अम्मा अंडा लेती हैं, ना सालन ना पराठा, उनके लिए दही और बन। भाई साहब और नरमीन के लिए दम वाली चाय, बाकी सबके लिए दूध पत्ती। शाबाश, सलीके वाली ही नहीं अकल वाली भी हो। वो नहाल होकर तो सीफी निगाहों से उसे देखने लगी। एक ये बीबी हैं। अब के हलीमा को खुशमगी नजरों से नवाजा गया। अकल ही चौपट, और वो अफसोस से सर हिलाती उठ गई। गुल ने बतौर खास हलीमा के चेहरे पर नजर डाली। वो फिर से मुस्कुरा रही थी, मगर बगौर देखने पर एहसास होता था कि उसकी ये मुस्कुराहट में कान की और बेतासुर सी थी। जैसे बटन दबाने से मशीनरी चालू हो जाए, वैसे ही जहाँ आरा की किसी भी बात पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। आप जाइए, नाश्ते के बाद मैं सरसों के तेल में लौंगे जला के लाती हूँ आपके घुटने पर मालिश के लिए। जीती रहो। उनके जाने के बाद गुल ने चिमटे से पराठा उतारते उतारते हलीमा को देखा, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, मगर अब उसके इस मसनूई मुस्कुराहट के रंग फीके और बेजान पड़ रहे थे। आपा, एक बात पूछूं? पूछो, वो खिल उठी। बताएंगी? वो झिझक रही थी। हाँ ज़रूर, मुझसे कोई कुछ पूछता ही नहीं, तुम पूछोगी तो क्यों नहीं बताऊंगी। अम्मा जान आपको इतना बुरा भला कहती हैं, आप ये सब सुनकर भी मुस्कुराती क्यों रहती हैं? नहीं पता ना, हलीमा फखरी अंदाज में मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में एक इसरार भी पिन्हा था। किसी को भी नहीं पता, बताऊं तुम्हें? वो पास खिसकी और उसके कान के पास होकर राजदारी से बताने लगी। जब मेरी शादी हुई थी नरमीन के अब्बा से, तो उन्होंने पहली रात मुझसे एक वादा लिया था। कैसा वादा? उन्होंने कहा था, मेरी अम्मा कुछ भी कहें तुम बुरा ना मानना, ना ही गुस्सा करना। तो पागल, इसीलिए तो मैं मुस्कुरा देती हूँ। अच्छा ये बताओ, जब मैं मुस्कुराती हूँ तो किसी को पता तो नहीं चलता कि मैंने अम्मा की बात का बुरा माना है? गुल ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया और नम होती पलकें तेजी से चमक कर उन्हें खुश करने लगी। देखा, फकरिया और दांत तलब मुस्कुराहट लिए हलीमा ने नाश्ते के लवाजमात की ट्रे अपनी जानिब खिसकाई और बावर्ची खाने से चल पड़ी। कहाँ गया मेरा घड़ा? कौन मरदूद ले गया? जन्नत बेगम ने शोर बर्पा कर रखा था, जबकि बराबर में लेटी खुर्शीद बानो सोते रहने की अदाकारी कर रही थी, या फिर वाकई उसकी नींद इतनी गहरी थी कि इस हंगामे का कोई असर ना हो रहा था। जन्नत बेगम ने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। तू सोती रही हो, मेरा दुख ना बांटना। आय हाय आपा, सोने मरने दे। खुर्शीद ने बेजारी से अपने कांधे से उसके हाथ झटके। नहीं सोने दूंगी, ना मरने, जब तक मेरा घड़ा नहीं मिल जाता। रखा कहाँ था वो लानती घड़ा? ना चार वो उठ के बैठ गई। मैं कहे देती हूँ, मेरे घड़े को कुछ ना कहियो। हाँ नहीं तो कुछ ना कहूँ? खुर्शीद ने दांत किचकिचाए। मेरा बस चले तो इस घड़े को मैं। आखिर आपा, तुम इस घड़े में पानी पीना छोड़ क्यों नहीं देती? बचपन की आदत है, कैसे छूटे? बचपन में तो तुम अंगूठा भी चूसती होगी आपा। मैं देख रही हूँ खुर्शीद, तू आजकल मेरा जी किलसाने में बड़ी आगे आगे है। पीछे ही रहो, मैं कहे देती हूँ। आए हाय, तुमसे बात करना तो अपनी जूती अपने सर पर मारना है। किधर रखा था उस फसाद की जड़ को? इधर ही तो रखा होता था, यहाँ से किसने ले जाना है? मैंने बाहर सहन में धरा था, 4 दिन हो गए थे धुले हुए। सोचा था रज्जो आएगी तो धुलवाऊंगी, अब जाके देखती हूँ तो ना घड़ा है ना घड़े की मट्टी। वो कमबख्त छन्नो आई होगी, तोड़ दिया होगा और मुई जाते हुए सारे सुराग भी मिटा गई होगी। जब पता है तो क्यों खप डाल रही हो? खुर्शीद ने लंबी सी जमाई ली और फिर बात मुकम्मल की। सो जाओ सबर करके। सबर? जरा हाथ लगे बनोगोड़ी, वो धुआंधार पीटूंगी कि अमलताज के जुलाब लेने के बाद जो हाल होता है उससे बुरी हालत होगी मुर्दार की। हाँ, तुमसे पिट चुकी वो शतोंगड़ी, हर बार जुल दे जाती है, कभी हाथ लगे भी तो टसवे बहा के माफी मांग लेती है। अब के आंसुओं के बजाय आंखों की पुतलियां भी निकाल के मेरे तलवे से मल देगी तो ना बख्शूंगी। अभी वो छन्नों की शान में और भी लफाजी और फसाद का मुजाहिरा करती, मगर उसी वक्त गुल अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में घड़ा था, घड़े के मुंह पर मोतियों के फूलों का गजरा भी धरा था। जन्नत बेगम ने एक तेज नजर उस पर डाली, दूसरी घड़े पर, मगर बोलने से एतराज किया। अम्मा जान, आपका घड़ा मैंने अच्छी तरह अंदर बाहर से धोकर साफ पानी से भर दिया है। न जाने प्लीत हाथों से भरा है कि धोए भी थे। गुल ने इस बड़ाहट का जवाब देना मुनासिब ना समझा और घड़ा पास की तपाई पर रखकर चुपके से वापस मुड़ गई। जन्नत बेगम ने नखुवत से सर झटका। घुन्नी कैसे दबे पांव आकर सुनगुन ले रही थी। चंट है पूरी। तेरी बहू की तो तेरे साथ बड़ी तालमेल हो गई है आपा। देख, बिल्कुल तेरी तरहियों मोतिया का गजरा डाला है। डाले अपने मैया के मिजार पे, और खुशबू भी आ रही है पानी से। हरे संदल छिड़के अपने बाबा के मरकत पर। सगीर अहमद सामने धरी ट्रे में से चुपचाप खाना खा रहे थे, मगर खाने के अंदाज से रगबत और पसंदीदगी जाहिर हो रही थी। जहारा सामने बैठी अपने घुटने होले होले दबा रही थी, चेहरे से तकलीफ का इजहार हो रहा था। ये डॉक्टरी दवाएं मुझे रास नहीं आती मियाँ, अब के किसी हकीम के पास ले जाओ। स्पेशलिस्ट को दिखाया था अम्मा, 1-2 दिन तक आराम आ जाएगा,
फिर ट्रे का तफसीली जायजा लिया। मटर कीमा, माश की दाल, आलू अंडे का शोरबा, बेसन लगी तली हुई मिर्चें। और तबीयत ठीक नहीं थी तो इतने एहतमाम की क्या ज़रूरत थी। एक आध सादी सी चीज़ बना लिया करें खाने में। मुझ में तो सादा सा खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। चौकी पर बैठना भी मुश्किल और बैठ के उठना भी मुश्किल। मैंने कितनी बार तो कहा है कि किचन में कुछ तब्दीलियां करवा देता हूँ। आजकल नीचे बैठकर पकाने का रवाज कहाँ है। अमेरिकन किचन बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी। बस बस रहने दो मियाँ, मुझे नहीं भाती ऐसी तब्दीलियां। मोए अमेरिकों की नकल क्यों करें। आज खड़े होकर पकाएंगे, कल खड़े होकर खाने का भी रिवाज डाला जाएगा घर में। ना बाबा ना, बैठकर खाने और बैठकर पकाने में ही बरकत है। मैंने आपकी सहूलत के लिए कहा था। वैसे खाना मज़े का बना है। हलीमा को आपके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत पकाना आ ही गया। उसके साथ साथ रहकर तो मैं भी पकाना भूल सकती हूँ, मगर वो कुछ नहीं सीख सकती। तो ये सगीर अहमद का खाते खाते हाथ रुक गया। गुल ने बनाया है, टीपू की दुल्हन ने। सगीर अहमद के तासुरात अजीब से हो गए। एकदम खाने से जी उचाट हो गया। रहने देती, बाजार से आ जाता या नीमू कॉलेज से आने के बाद बना लेती। क्यों, कौन सा एहसान कर लिया उसने। जहांआरा ने तेज लहजे में कहा, अब यहीं रहना है तो मुफ्त की तो मैं तोड़ने नहीं दूंगी। पहले क्या कम मुफ्त को रहे हैं घर में। तुम ज्यादा आते मत खराब करो मियाँ। मेरे कहने का मतलब ये था अम्मा कि अभी तक तो ये वाजे नहीं हुआ कि उसका यहाँ रहना दुरुस्त है भी या नहीं। मुझे तो उसके घर वालों पर हैरत है। पलट कर पूछा नहीं बेटी को। माँ सगी ना हो तो सब सौतेले हो जाते हैं, उन्होंने आह भरकर कहा। फिर भी कभी आ गए तो कहीं पुलिस केस ना बन जाए, कहीं किसी मुश्किल में ना पड़ जाए हम। कुछ नहीं होता मियाँ, वहाँ हनूज बेफिक्री का आलम था। 2 हफ्ते हो गए, होना होता तो अब तक हो चुका होता। तुम बेफिक्र रहो, मुझे परख है इंसान की। लड़की हालात की सताई हुई है, किरदार में झोल नहीं है, ऐसे वैसे खानदान की भी नहीं लगती, आंचल तक ढलकने नहीं देती। हाँ, सोने में तोलने के काबिल है, मगर मोल लगा तो इस बावले का। सगीर अहमद का हाथ सुस्ती से नवाला तोड़ रहा था। वैसे एक बात है, किस्मत के तेज हैं दोनों बहन भाई। जहारा की अगली बात ने आधा तोड़ा नवाला वहीं रहने दिया। जिसे कोई चुमार अपनी सड़न लड़की भी ना दे, उसे गुल जैसी हसीन और ज़हीन बीवी मिली। और ये हलीमा का देख लो, इसका नसीब ही है जो तुम्हारे साथ जोड़ बन गया, वरना कहाँ वो और कहाँ तुम। जन्नत नसीब करे तुम्हारे अब्बा को। भाई की मोहब्बत में रिश्ता जोड़ गए और निभाना बल्कि भुगताना पड़ रहा है। सगीर अहमद ने ट्रे पर एक खिसका दी और पानी का गिलास लबों से लगा लिया। तुम खैरियत से होगे ये मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी याद आने पर बेचैनी मुझे नहीं घेरती। मेरे दिल की धड़कनें सुर जरूर भी घेरती हैं, मगर उधम नहीं मचाती। वरना कुछ दिन पहले तक तो ये हालत थी कि पलक से पलक नहीं जुड़ती थी मेरी। शुक्र है तुम्हारे सर से ये बला टली। अब तुम दिल लगाकर वहाँ काम करना, और खबरदार तब तक वापस आने का मत सोचना जब तक इस काबिल ना हो जाओ कि वापस आकर छोटा मोटा ही सही मगर अपना कारोबार शुरू कर सको। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ। इतना लिखने के बाद गुल ने हाथ रोका और अपने बराबर बेसुध सोए टीपू पर बेगानी सी नजर डाली। वो औंधा लेटा था और अध खुले मुंह से राल टपक कर तकिए को गीला कर रही थी। उसने कराहत से मुंह फेर लिया। मैं अब इस फैक्ट्री में काम नहीं करती। तुम खत का जवाब वहाँ के पते पर मत देना। मैं अब आपा कुसिया के हाँ भी नहीं हूँ, इसलिए वहाँ फ़ोन भी मत करना। शायद तुमने किया भी हो, न जाने उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया हो। लेकिन यासिर, तुम सवाए मेरे किसी पर यकीन न करना। सच जो भी हो मैं तुम्हें बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी जब तुम वापिस आओगे। मेरे इस खत का जवाब तुम बिल्कुल मत देना। मैं नहीं चाहती जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ किसी को तुम्हारे मुतल्लिक पता चले। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए यहाँ का पता ज़रूर लिख के भेज रही हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल महफूज हूँ यासिर, तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। उसने एक बार फिर टीपू पर नजर डाली, जो होशो हवा से बेगाना न जाने किन जहानों की सैर कर रहा था। गुल के होंठों पर एक बार फिर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। वो सिगरेट पीते हुए कब से देख रहे थे। हलीमा अलमारी के अंदर सर घुसाए कुछ तलाश कर रही थी। आखिर उनसे रहा ना गया। हलीमा, उसके पुकारने पर वो बुरी तरह चौंकी और कुछ छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रही हो हलीमा? नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो सहम के बोली। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो, वो सरासीमा नजर आ रही थी। सुबह भी तुम देर तक अलमारी में घुसी रही, अब भी, और पूछने पे बताती हो कि कुछ भी नहीं कर रही। सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? हलीमा भोंडेपन से मुस्कुराने लगी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें किसी राज के अफशा हो जाने का खौफ पिन्हा हो। सगीर अहमद का दिल पसीज गया। उन्हें हलीमा की हालत पर तरस आने लगा। अब वो कदरे नरम लहजे में पूछने लगे, कुछ टूटा है तुमसे? वो जोर से नफी में सर हिलाने लगी। कुछ गुम हो गया है? उसने फिर से नफी में सर हिलाया। सच सच बता दो हलीमा, मैं अम्मा से नहीं कहूँगा। अब तो उन्हें भी खुदबुद हो रही थी। हलीमा उस तसल्ली पर दोनों हाथ पीछे करके कुछ छुपाती छोटे छोटे कदम उठा के उसके पास आने लगी। वो मैं उस दिन बाजार गई थी ना। सगीर अहमद उठ के बैठ गए और बगौर उसे देखने लगे, जिसका सादा सा चेहरा फर्ते जज्बात और हैजान की शिद्दत से तमतमा रहा था।
تو میں آپ کے لیے بازار سے کچھ لائی تھی۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے بولے۔ تحفہ، گفٹ؟ وہ شرما گئی۔ صغیر احمد محظوظ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ تحفہ، اور وہ بھی میرے لیے؟ یہ 20 سال بعد ایسا خیال کیوں آیا تمہیں؟ پہلے بھی آیا تھا کئی بار، مگر ڈر لگتا تھا لیتے ہوئے۔ دکھاؤ تو کیا تحفہ لائی ہو؟ وہ سرشار سے لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ اپنی جانب کھینچنے لگا اور ہاتھ آگے کرتے ہی وہ الجھ گیا۔ یہ موزے یہ لیے تھے آپ کے لیے؟ وہ اب بھی شرما کے کہتی انہیں فخریہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پسند نہیں آئے؟ اس کی بدلتی کیفیت نے حلیمہ کی مسکراہٹ بھگ سے اڑا دی۔ اب وہ نروس اور خوفزدہ سی نظر آتی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ صغیر احمد نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھا ہے، بہت اچھا، پسند آیا ہے۔ سچ؟ وہ یکایک پھر سے خوش ہو گئی۔ پھر پہن کے دکھائیں؟ ابھی نہیں، کل، وہ بے دلی سے کہتے لیٹ گئے۔ نہیں، ابھی پہن کے دکھائیں، ضد کرتے ہوئے اس نے صغیر احمد کے پاؤں پکڑ کر اپنی طرف کھینچے۔ صغیر احمد کی بے دلی اور مایوسی غصے اور جھنجھلاہٹ میں بدل گئی۔ انہوں نے جھٹکے سے اپنے پیر واپس کھینچے۔ کیا کر رہی ہو حلیمہ؟ میں نے کہا نا کہ… مگر وہ زبردستی اسے موزے پہنانے کی کوشش کرتی رہی۔ صغیر احمد نے اپنے پاؤں چھڑوائے اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے بستر سے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پہننے، ابھی تو ہرگز نہیں پہننے، سنائی نہیں دیتا تمہیں کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آرام کرنا توبر کر دیا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ننگے پیر کمرے سے نکل گئے اور حلیمہ جھک کر بے تاثر چہرے کے ساتھ نیچے گرے موزے اٹھانے لگی۔ السلام علیکم نانی اور دادی۔ چنو کی آواز پر تخت پر بیٹھی پان پر کتھا لگاتی جنت بیگم اور گملوں میں پانی دیتی جہاں نے بیک وقت اسے گھور کے دیکھا۔ اس کا دوپٹہ ایک جانب جھول رہا تھا، آنچل آنگن کی گرد سمیٹنے کو فرش کو چھو رہا تھا۔ نمو! دونوں جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ حلق پھاڑ کے نرمین کو پکارتی آنگن پار کرنے لگی۔ توبہ! کیا لکا کبوتری کی سی چال ہے! جہاں نے ناک چڑھائی۔ اور کیا دوپٹہ ہے تو رزق کو جھاڑو دے رہا ہے۔ پہلی بار جنت بیگم نے سمجھن کے سر میں سر ملائے۔ رہنے دیں دادی، ساری روک ٹوک بس میرے لیے ہے آپ کی۔ وہ جو گھر سے بھاگ کر آئی ہے اس کو چوم چاٹ کر رکھ لیا ہے آپ نے، اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ وہ تخت کے پاس رک کر پاندان میں سے چھالیاں ٹونگتے ہوئے تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خبردار، جو کسی حیادار بیہتا کے بارے میں انشن کہا تو۔ جہاں آرا کے ڈپٹ کر کہنے پہ چنو نے معنی خیز انداز میں بھویں نچا کر جنت بیگم کو دیکھا۔ ان کی بڑی سگی ہے وہ، انہوں نے بھی ناک چڑھائی۔ ہاں بھائی، صحیح کہا ہے سیانوں نے، دشمن کا دشمن جان سے پیارا۔ میری کیوں ہونے لگی سگی؟ تمہارے ہی بیٹے کی بیوی ہے، تم اپنے بہو کی عزت رکھو نہ رکھو، میں تو خاندان کی عزت رکھوں گی۔ آخر نکاح کر کے آئی ہے، نکاح سے کون سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں؟ قاضی کے 2 بولوں میں اتنا دم کہاں کہ نسل اور ذات بدل سکیں؟ نہ جانے کہاں سے کالک لپیٹ کر آئی ہے اور میرے بھولے بھالے بچے کے گلے پڑ گئی۔ اور کیا؟ چنو نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سونپ پھانکنے کے لیے مٹھی بھری۔ جنت بیگم نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ پرے ہٹ، سب چر گئی۔ جہاں 1 سے 2 ہوتے دیکھ کر پہلے ہی کلسی ہوئی اندر جا چکی تھی۔ نمو کہاں ہے؟ ہوگی اندر کہیں، ناولے چاٹ رہی ہوگی۔ نمو کل سے بڑی اداس ہے نانی، اس نے رازداری سے کہا۔ دادی بھی تو خون خشک کیے رکھتی ہیں غریب کا، یہ نہ کرو یہ کرو، وہاں نہ جاؤ، فلاں جاؤ اور فلاں سے آؤ۔ اور کیا، میں نے بھی تو اسی لیے سنا دیا دادی کو کہ اس آوارہ بدچلن کو کیوں رکھا ہے پھر۔ وہ تڑپانے کو بولی۔ اچھا کیا، اسے کھری کھری سننے کو ملتی رہیں تو ٹھیک رہتی ہے، لے پان کھا۔ اور وہ ہے کہاں؟ چمک چلو نظر نہیں آ رہی، لگی ہوگی کہیں گھنی میسنی کسی کنیز کی اولاد۔ بھابی بیگم کا دل مٹھی میں کرنے کو سارا دن لگی رہتی ہے نوٹنکی، کبھی صفائیاں تو کبھی دھلائیاں، اور تو اور کبھی کڑھائیاں۔ کسی غریب گھر کی ہوگی، مزدور پیشہ۔ چھنو نے ناک چڑھائی۔ ٹیپو اپنے بستر پر لیٹا تھا، مگر اس کے مسلسل ہلتے پیروں اور دروازے پر بھٹکتی نظروں سے اس کے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اسے رہا نہ گیا تو اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بے چینی سے دروازہ کھول کے باہر جھانکا، پھر اندر پلٹ کر دوبارہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گل دروازہ کھول کے اندر آئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اتنی بےتابی سے اس کی جانب بڑھا کہ گل بوکھلا کے رہ گئی۔ میں وہ کیا وہ کام کر رہی تھی۔ ہر وقت کام، جب دیکھو کام کرتی رہتی ہو، جب بلاؤ کام کرنا ہے۔ کیوں کرتی ہو تم اتنے کام؟ وہ پھاڑ کھانے کو دھوڑا۔ کام کرنا تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، تم بھی کیا کرو۔ واہ، میں کیوں کروں؟ اپنے ابا کا اکلوتا ہوں، ساری عمر کچھ کیے بغیر مزے کر سکتا ہوں۔ مزے؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ گل نے بیزاری سے چہرہ موڑ لیا۔ یہ شخص جسے وہ قطعی بے ضرر سمجھتی تھی اب حد سے برا لگتا تھا۔ تمہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے نا؟ گل کو ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ ٹیپو نے اپنی زرد انگلیوں سے اس کا چہرہ تھامنا چاہا، وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔
ताई अम्मा ने तुम्हें नौकर ही समझ लिया है, सारे घर का काम तुम पे लाद दिया है। देखना सुबह कैसी खबर लेता हूँ। नहीं, वो घबरा गई। कितनी मुश्किलों से तो जहां आरा का दिल जीता था। इस घर में दाखिल होने के अगले ही मिनट वो भांप गई थी कि इन 3 बूढ़ी औरतों में से सबसे बाअसर वही है और उस घर में कदम जमाने के लिए उसके साथ जमाना बहुत ज़रूरी है। खुदा के लिए कोई हंगामा न करना। काम का क्या है, शादी की है तुमसे, तुम्हारे घर के काम करना तो मेरा फ़र्ज़ है। भाड़ में जाए फ़र्ज़। शादी मैंने तुमसे की है, ना ताई अम्मा ने की है, ना उनके उस भूत बंगले ने। तुम्हें मैं अपने लिए दुल्हन बनाकर लाया हूँ, अपने लिए। गुल ने ज़ेरे लब बड़बड़ा के उसकी शान में कुछ कहा। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी दुल्हन को कामों में ही खर्च करवा दूँ। वो लेट गया और अपने पैर उसकी गोद में रख दिए। गुल ने हड़बड़ा कर उसे देखा, फिर उसके पैरों को। कराहियत का भरपूर तासुर उसके चेहरे से मुतहरिश था। तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरी खिदमत करना और मुझसे प्यार करना। पैर दबाओ मेरे। गुल एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट खींच खांच के होंठों तक लाई। दबाती हूँ। शरबत पियोगे? एक तो तुम शरबत बहुत पिलाती हो, वो चिढ़ के बोला। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। वो उठकर कमरे के दूसरे कोने में रखी मेज़ की जानिब चली गई। दरवाज़ा खोलकर शरबत की बोतल और चीनी निकाली। टीपू वहीं लेटा पैर हिला हिला के गा रहा था। उसकी भोंडी आवाज़ बड़े से कमरे में गूंज रही थी और ठीक 10 मिनट बाद उसके खर्राटे इस कमरे की फिजा में गूंज रहे थे। आईने के सामने बैठी गुल इत्मीनान से अपनी चोटी का एक एक बल खोलते हुए उस खत को पोस्ट करने के बारे में सोच रही थी जो 3 रातों में मुकम्मल किया था। सगीर अहमद बिस्तर पर लेटे धुएं के मरगोलों में घूरते किसी सोच में गुम थे। 40-42 साल की उम्र में ऐसा लगता था कि जैसे सदियां जी ली हों, और कभी ऐसा लगता जैसे अपनी ज़िंदगी का एक भी पल अपने लिए ना जिया हो। किसी कोल्हू के बैल की तरह आंखों पे पट्टी बांधे बस चक्कर पे चक्कर काटे हों, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अचानक उन्हें हलीमा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका। वो तो कब की सो चुकी थी और वाकई वो गहरी नींद में थी और शायद किसी ख्वाब में खोई खिलखिला रही थी। सगीर अहमद को कोफ्त हुई, मगर हलीमा के चेहरे पर फैली मासूम सी हंसी उनकी कोफ्त को कम करने लगी। वो हंसती चली जा रही थी। वो खौफजदा हो गए। हलीमा, हलीमा। उसे डर सा लगा, जैसे दीवानगी की सीढ़ियों पर खड़ी वो हंसते हंसते उस पार ना पहुंच जाए। उन्होंने होले से हलीमा का कंधा भी हिलाया। हलीमा, होश करो। मगर वो किसमिसा की करवट बदल गई। चंद सेकंड बाद फिर से खिलखिला के हंसने का अमल जारी। टीपू, तेरे भाई आवाज़ें दे रहे हैं, तू अब जा। वो नींद में बड़बड़ा रही थी। सगीर अहमद चिढ़के उठे और दूसरी सिगरेट सुलगाए कमरे से निकल आए। बरामदे में आते हुए उन्हें आंगन में कोई रंगीन साया हरकत करता नजर आया। नम्मो इस वक्त यहाँ? वो कब से खत हाथ में लिए परेशान बैठा था। कितनी बार उसने गुल के पुराने पते पर राब्ता करना चाहा, फ़ोन भी किए। आखिर उसे सख्ती से जो जवाब देकर आइंदा फ़ोन ना करने की ताकीद की गई, वो जवाब उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। गुल ने चोरी की? वो बेयकीनी से अपने आप से पूछता। हाँ, तुम्हारे लिए। जवाब भी उसके अंदर से ही मिलता। सवाल जितना उसे गुल से परे खींचता था, जवाब दोबारा उससे जोड़ देता था। लेकिन यह खत। वो लिफाफा उलट पुलट कर देखने लगा। मोहर से और खत के अंदर लिखे पते से मालूम होता था कि वो लाहौर में है। लाहौर की किसी जेल में तो नहीं? उसे शक गुजरा। वो दोबारा खत पढ़ने लगा। लिखाई 100% उसकी थी, मगर अंदाज उसका ना था। यासिर को उसके पुराने खतूत याद आने लगे। दीवानगी और जुनून जिनके हर हर्फ से टपका करता था। वो पढ़ के उसकी मोहब्बत की शिद्दत पे कभी हैरान होता, कभी हंस पड़ता और कभी कभी मगरूर हो जाता। लेकिन इस खत के बेरब्त और रूखे फीके अंदाज ने उसके अंदर वसवसे जगा दिए थे। अगरचा उसने मुख्तसर से खत में 4-6 बार लिखा था कि वो खैरियत से है और यासिर उसकी फिक्र मत करे, लेकिन यासिर को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ तो है इस खत में जो गुल का मखसूस अंदाज नापैद है। शायद वो जहनी तौर पर इतनी मुंतशिर है कि, या फिर नहीं, कुछ तो है। वो दोबारा से खत पढ़ने लगा। लिख लिख चिट्ठियाँ भेजी परदेस, नाम तेरे दिया संदेश, तारे गिन गिन बिताई रतियाँ, थक कर हार गई रे अखियाँ, तुझ बिन सूना लगे जग सारा सैया रे। वो चटकती चांदनी में नहाती धीमे सुरों में गुनगुना रही थी। दिल की सारी तड़प जैसे आवाज़ में उतर आई थी। सगीर अहमद मबहूत सा खड़ा देख रहा था। रात के इस पहर, हरसू फैली चांदनी, तन्हाई का फसूं, रात की रानी की महक, आवाज़ की नगमगी, पुरसूस गीत और उसका क़यामत खेज सरापा, सब मिलकर उन्हें पसपा करने लगे। सगीर अहमद ने एक ज़ोर की झुरझुरी ली। ये क्या कर रहा हूँ मैं? वो टीपू की बीवी है और मेरी बेटी से बस चंद ही साल बड़ी। शर्म आनी चाहिए मुझे। वो सिगरेट को एड़ियों से मसलते वापस अपने कमरे की जानिब पलट गए।